अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2021 ए के अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 21 ईयर के अंदर 25 एमसीक्यूज़ आए थे। इसको पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट अकाउंट इज़। तो सेल डिस्काउंट का अकाउंट जो होता है उसकी नेचर क्या होती है। तो सेल डिस्काउंट असल में कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट होता है और सेल डिस्काउंट एंड सेल्स रिटर्न अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट नहीं होते तो ये ऑप्शन गलत है। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट नहीं होते हैं। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट में से कौन से होते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस अकाउंट भी नहीं है। ठीक। अच्छा। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज। कमीशन आपने कमा लिया लेकिन आपने अभी रिसीव नहीं करा, तो ऐसा कमीशन जो हमने कमा लिया रिसीव नहीं करा वो एज अ रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम अगर एंट्रीज की सोचें तो वो क्या कहलाती है? कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। तो हमने इसको ट्रीट कैसे करा? एज एसेट रिकॉर्ड करा है हमने। हमने इसको लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करा, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करा, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करा। मेनली हमने उसको क्या करा है कि हमने उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करा है कि वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमने अभी कमाया हुआ, इन फ्यूचर हम वो रिसीव कर लेंगे, उसके ऊपर अब हमारा राइट है। ठीक। लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेज इज कॉल्ड। तो तमाम अकाउंट बैलेंसेस की लिस्ट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं लेजर को। लेकिन यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट नहीं बोला हुआ, तो कोई बच्चे जल्दी में इसको लेजर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस बोला हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन ट्रायल बैलेंस ही है। ठीक। लेकिन अगर लिस्ट ऑफ अकाउंट होता तो लेजर होता, जनरल जनरल नहीं हो सकता। अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग या एक्सपेंस लिखा हुआ तो बहरहाल गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट नेचर इज। अक्रूड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो कि इनकर हो गया पर आपने अभी पे नहीं करा, उसकी पेमेंट नहीं की गई, तो ऐसा एक्सपेंस हमारे लिए बन जाता है लाइबिलिटी। अगर कोई एक्सपेंस हो जाए और आप उसको पे नहीं कर रहे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो जैसे कि अक्रूड रेवेन्यू जो होता है या अक्रूड इनकम जो होती है वो हमारे लिए एसेट होता है, इसी तरीके से अक्रूड एक्सपेंस जो है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारे एसेट्स पर फिर किसी आउटसाइडर का राइट आ जाता है जितना हमने उसको पेमेंट नहीं करी, यानी एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करी। एसेट नहीं कहलाता, एक्सपेंस नहीं कहलाता, रेवेन्यू नहीं कहलाता। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल। तो जितना भी एक्सेस होता है कैपिटल पर ओवर कैपिटल, वो किसका होता है? यानी हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो ये है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट के दो ही हिस्से होंगे, एक लाइबिलिटी होगी और एक कैपिटल होगा। तो एसेट के कैपिटल से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो सब क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। ठीक। तो इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेंट कलेक्टेड इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज। तो आपने रेंट कलेक्ट करा है, एडवांस में पे नहीं करा, कलेक्ट करा है, यानी कि इसका मतलब आपके लिए रेंट एक रेवेन्यू होगा, तभी तो आप कलेक्ट कर रहे हैं। कोई बंदे ने आपसे कोई जगह किराए पर ली होगी, उसका उसने रेंट दिया होगा, लेकिन उसने एडवांस में दे दिया, यानी कि वो उन मंथ्स का भी दे दिया जो मंथ्स अभी गुजरे नहीं है। तो आपने वो पैसे अभी कमाए नहीं है, लेकिन उसने आपको एडवांस में दे दिए हैं। तो ऐसे पैसे जो आपने रिसीव तो कर लिए हैं लेकिन आपने अभी कमाए नहीं है, तो उसको कहते हैं हम अर्नड रेंट। तो ऐसे रेवेन्यूज जो हमने अभी कमाए नहीं है पर रिसीव कर लिए तो वो अर्नड कहलाते हैं हमेशा। प्रीपेड रेंट जब आता है, जब रेंट आप पे कर चुके होते हैं इन एडवांस में, तो वहाँ पे प्रीपेड रेंट आता। रेंट इनकम ये आपकी नहीं है क्योंकि अभी आपने कमाया नहीं है, अर्न नहीं करा। रेंट एक्सपेंस नहीं है क्योंकि रेंट एक्सपेंस तो अलग चीज़ है कि हमने किसी पीरियड का, किसी टाइम का रेंट पे करा होता, तो यहाँ पे पे की तो कंडीशन ही नहीं है। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज। तो इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री आप रिपोर्ट करते हैं वो कौन सी होती है? वो उस करंट एसेट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, करंट एसेट के अंदर। ठीक। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? करंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फिक्स एसेट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। कॉन्ट्रा एसेट के अंदर कोई कॉन्ट्रा एसेट का अलग से बैलेंस शीट में कोई जो है वो क्लासीफाई नहीं हो रहा होता, वो उसी एसेट के अंदर आते। तो बहरहाल ये ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है ना। ये है इनटेंजिबल एसेट, तो इनटेंजिबल एसेट तो जो है वो फिक्स एसेट के अंदर ही टाइप है, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं है। इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सफ्तर ट्रेडर इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 25% जो है उनका प्रॉफिट हुआ है, तो हमने अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 5,000 है, उसका 25% निकालेंगे, तो 25% इसका आएगा 1250। तो यानी ना प्रॉफिट जो हुआ है वो 1250 का हुआ है, तो बाकी रेस्ट क्या हुआ इसका मतलब एक्सपेंस होगा, तभी इस 5,000 में से सिर्फ 1250 का प्रॉफिट हुआ, बाकी सब एक्सपेंस होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस तो इक्वल्स टू क्या आता? नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होने थे, तो ये आना था। तो अगर हम बोलें ग्रॉस प्रॉफिट तो 5,000 है और हमारी नेट इनकम आ गई 1250, तो यहाँ पर ये क्या होगा? तो इसके लिए यही करना है आपने कि ये इसमें से माइनस करवा लेना है 5,000 में से। तो 5,000 में से अगर हम 1250 माइनस करेंगे तो 750
आंसर आएगा। तो 750 इज़ द राइट आंसर। दिस अकाउंट यूजुअली शो क्रेडिट बैलेंस, ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो एसेट तो हमेशा डेबिट में होता है, नॉर्मल बैलेंस का क्या होता है, डेबिट के अंदर होता है, एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट के अंदर होता है, और ड्राइंग जो है वो हमेशा होता ही डेबिट है। तो ये तमाम अकाउंट्स डेबिट में, लेकिन रेवेन्यू ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस क्रेडिट के अंदर होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होते हैं, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम प्लस कर लें तो बराबर होते हैं सेल्स के। चलें एग्जाम्पल लेते हैं कि सेल्स में से माइनस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हम बोलें सेल्स थी 500 की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 300, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया 200। तो अगर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट और इसको अगर हम प्लस कर दें 200 प्लस 300, तो आप देखें 500 आ गया, यानी कि सेल्स। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, नेट सेल्स के बराबर होगा। द कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग, कैश बुक किस लिए रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, तो कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश या बैंक जिन ट्रांजैक्शंस में आ रहा होता है सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट ऑनली, तो नहीं, रिसिप्ट भी होती हैं और कैश पेमेंट्स भी होती हैं। तो दोनों को अगर हम बोलें तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन जो ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसमें दोनों की बात हो गई, यानी कि रिसिप्ट भी हैं पेमेंट्स भी हैं, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं लगा सकते थे। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये एक ऑप्शन है तो गलत है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन कभी भी कैश बुक में नहीं आती। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑपरेटिंग रिजल्ट निकालने के लिए, कि आपके बिजनेस ने इस पूरे पीरियड में क्या करा है, प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। तो इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो नेट इनकम और लॉस, तो नेट इनकम और लॉस ही है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए तो बैलेंस शीट बनती है, और टोटल इक्विटीज़ कहाँ दिखती हैं, बैलेंस शीट में ही दिखती हैं। टोटल एसेट भी कहाँ दिखते हैं, बैलेंस शीट में ही दिखते हैं। तो हमें इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, हम इनकम या लॉस का पता लगाने के लिए। ऑनर्स इक्विटी इज डिक्रीज बाय, नेट प्रॉफिट से ऑनर्स इक्विटी हमेशा बढ़ती है, और इन्वेस्टमेंट भी होती है तो उससे बढ़ती है। यहाँ पे पूछा गया है किसकी वजह से कम होती है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो उससे भी बढ़ती है। सिर्फ लॉस ऐसी चीज़ है यहाँ पर जिसकी वजह से ऑनर्स इक्विटी कम होगी, लॉस या ड्राइंग की वजह से ऑनर्स इक्विटी कम होती है। एमसीक्यूज नंबर 14, इफ एसेट्स of the business amount to rupees 1,80,000 and its liability are 1/3 of its asset, then the amount of liability will be, तो आपको यहाँ पे assets given है जो कि 1,80,000 के, अगर assets 1,80,000 के हैं और जो कि 1/3 हैं assets के, ठीक, यानी liability जो है उनके assets की 1/3 है, asset 1,80,000 के हैं और liability उनके assets की 1/3 है, then the amount of liability will be, तो liability का आपको फ्रैक्शन तो दिया हुआ है कि किस फ्रैक्शन से liability है, यानी asset 1,80,000 के हैं तो उसका फ्रैक्शन लाइबिलिटी कितना है 1/3, यानी 1/3 ऑफ द एसेट इज लाइबिलिटी। तो 1/3 है लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, तो हम इसको करने के लिए यही करेंगे कि इसका 1,80,000 का 1/3 निकालेंगे। तो 1/3 निकालने के लिए यही किया जाएगा कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 3 6 18, तो 60,000 इज दी आंसर। तो 60,000 की इसका मतलब है लाइबिलिटी होगी। दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी के तौर पे क्लासीफाई नहीं हो सकता, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी ही है। अर्नड इनकम, तो अर्नड इनकम जो है वो भी लाइबिलिटी है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी लाइबिलिटी नहीं है, बैंक लोन, तो बैंक लोन भी लाइबिलिटी। ऑफिस सप्लाईज, जी ऑफिस सप्लाईज को हम लाइबिलिटी नहीं कह सकते, तो ऑफिस सप्लाईज राइट ऑप्शन है क्योंकि ऑफिस सप्लाईज तो एसेट है। द अमाउंट एन अमाउंट पेड फॉर द बिजनेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑनर्स रेजिडेंस विल बी ट्रीटेड एज, तो बिजनेस से अमाउंट पे किया गया है ऑनर के रेजिडेंस के इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो ऑनर का रेजिडेंस जो है वो बिज़नेस का पार्ट नहीं है, बिज़नेस का पार्ट नहीं है, ये ऑनर के पर्सनल यूज़ में आएगा। तो अगर ऑनर के पर्सनल चीज़ के लिए कोई पेमेंट की जा रही है बिजनेस से तो वो कहलाती है लाइबिलिटी। तो ऐसी पेमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं एज लाइबिलिटी। यूटिलिटी एक्सपेंस नहीं होता, अगर बिजनेस का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल होता तो ये यूटिलिटी एक्सपेंस होता। एमसीक्यूज नंबर 17, जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ, जर्नल्स को हम इन ये भी कहते हैं, तो जर्नल्स को फाइनल एंट्री की बुक नहीं कहते, ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं, क्योंकि जर्नल के अंदर ओरिजिनली तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं, हर एंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक ये नहीं कहते, ट्रायल बैलेंस की भी नहीं कहते। करंट लाइबिलिटी आर कंसिडर टू बी पेड और सेटल, करंट लाइबिलिटी जो है वो पे की जाती है और सेटल की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विद इन 12 मंथ, तो करंट लाइबिलिटीज़ उन्हीं को कहते हैं जो एक साल के अंदर अंदर पे की जाएँ, सेटल की जाएँ, यानी कि पे करके उनको ख़त्म कर दिया जाए, यानी सेटल किया जाए, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। और अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसका टाइम पीरियड एक साल से ज़्यादा है तो वो फिर करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो इन 15 मंथ्स नहीं, करंट लाइबिलिटी के लिए एक साल का होना ज़रूरी है। आफ्टर 5 ईयर्स तो ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स नहीं, ऐसा नहीं होता। तो करंट लाइबिलिटी वही है जो विद इन 12 मंथ पे की जाए या सेटल की जाए।
दिस अकाउंट नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस, इस अकाउंट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, अकाउंट पेबल, क्रेडिट कैपिटल, क्रेडिट लेकिन सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट बैलेंस होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री इज कॉल्ड, तो वो जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हर एंट्री के नीचे, जैसे कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, तो फिर हम नीचे एक बार लिखते हैं जैसे इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ऐसे करके कुछ भी, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन या एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, बाकी ऑप्शन जो है वो नहीं है। एन एंट्री विद वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, ऐसी एंट्री जिसके अंदर सिर्फ एक ही डेबिट हो, जैसे कि मैंने आपको ये एंट्री बनाई अभी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसके अंदर सिर्फ एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, तो ये एंट्री कहलाएगी सिंपल एंट्री। और अगर ऐसी एंट्री हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो तो वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री। बहरहाल अभी यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। डबल एंट्री बस उसको कहते हैं जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट हो रहा हो इक्वल अमाउंट से, तो उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्ट्रा एंट्री तो आपको पता है कैश बुक के अंदर, जिसके अंदर कैश और बैंक आता है, एक चीज़ डेबिट हो रही होती है और एक चीज़ क्रेडिट। एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज़ बाय नेचर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है कैश बुक के अंदर वो क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यही है कि आपने बैंक से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, यानी जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे थे आपने उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर लिए। तो अगर ऐसा बैलेंस आता है जो कि क्रेडिट साइड पर आ रहा होता है, जब भी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पर बैलेंस आता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो वो लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्योंकि आपने बैंक से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए जितने आपके पास थे उससे ज़्यादा। तो बैंक ये फैसिलिटी दे रहा होता है कि आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज़ कंसर्न विद द, ये जो टर्म इम्प्रेस सिस्टम है आपका, इसका लेना देना किससे है, तो ये पैटी कैश बुक के अंदर यूज़ होती है। पैटी कैश बुक के अंदर जब ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी पीरियड के अंदर जितना अमाउंट खर्च होता है अगला पीरियड में दोबारा वही अमाउंट देकर मंथ स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। परचेज जर्नल के अंदर ये जो है टर्म नहीं आती, ना कैश बुक में ना बैंक रिकन्सिलिएशन में। अनक्लियर्ड चेक रेफर्स टू, तो अनक्लियर्ड चेक किनको कहते हैं, तो पहला ऑप्शन अ चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बिल्कुल सही। तो ऐसे चेक जो हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए हैं जिनसे हमारे चेक से हमारे अकाउंट में पेमेंट आएगी, लेकिन बैंक ने उन चेक्स को अभी क्रेडिट नहीं करा। क्रेडिट जब करेगा बैंक तो हमारे अकाउंट में उससे पैसा आएगा, तो पैसा आएगा हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अनक्लियर चेक उन्हीं को कहते हैं जिन चेक्स की वजह से जो हमने डिपॉजिट करवाए और अभी वो क्लियर नहीं हुआ, जब क्लियर होंगे तो हमारा बैंक क्रेडिट करेंगे, इनको अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं और अनडिपॉजिट चेक्स भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देखें, अगर चेक इशू टू सप्लायर बट येट नॉट विड्रॉन बाय दैम, हमने चेक सप्लायर को इशू कर दिया लेकिन उसने विड्रॉ नहीं करा, यानी कि ये वो चेक्स हैं जो कि अनप्रेजेंटेड हैं, वो चेक्स अभी लेकर पहुंचा नहीं है, इनको आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। अच्छा, चेक रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, इसको कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। आपने कोई चेक बैंक में भिजवाया और बैंक वालों ने उसको अनपेड वापसी कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो डिसऑनर्ड चेक्स होते हैं। अ चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक जिन चेक्स को क्रेडिट कर दे तो वो तो फिर अनक्लियर चेक नहीं रहेंगे, वो तो क्रेडिट हो गए हैं, यानी कि जब ये क्लियर चेक क्लियर हो जाएगा, अनक्लियर चेक क्लियर हो जाएगा, तो असल में चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, तो वो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कैश बुक ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ, कैश बुक जो है वो किसका पर्पस सर्व कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर जो है ये कैश बुक जो है वो कैश लेजर का पर्पस ही पूरा कर रहा होता है। कैश बुक के अंदर आपको पता है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो पेमेंट की साइड पर होती हैं जिसको हम क्रेडिट साइड भी कहते हैं, और रिसिप्ट साइड पर होती हैं जिसको हम डेबिट साइड भी कहते हैं। तो कैश के लेजर का पर्पस जो है वो कैश बुक पूरा कर रहा होता है।